हाँ बेटा, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल में अपन नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल ले रहे हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है और ये आप सबको पता है कि ये हेरिडिटिकली रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफर करने वाला मटेरियल है। और ये कौन कौन सा है आप जानते हो, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स कंप्लीटली न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी, याद करनी, वो मेरे साथ साथ आप नोट कर लें। और वो क्या है बेटा, इन्वर्टेड कॉमा में ये याद रहे तो बेस्ट है। वैसे क्या है डेफिनेशन, द पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। साफ साफ पता चल रहा है कि न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए तो नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा है, ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। जो हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम से जो हेरिडिटी ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन के साथ साथ कुछ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ता है बेटा। ये तो एक तो प्रोटीन तो ही है ना, एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड्स के बनते हैं, जिसमें कुछ पार्ट प्रोटीन का भी होता है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स का। ओके, तो बच्चों देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये 9th क्लास से चालू हो जाता है कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है। सब बच्चों को ये नॉलेज है कि डीएनए टेस्ट होता है किसी का, दो ट्विन्स होते हैं, दो भाई बहन भी हैं यदि, और उनका ट्विन्स है, साथ में जन्मे, उनका पता लगा एक चेहरे है लेकिन तो उनके डीएनए अलग अलग होंगे। डीएनए टेस्टिंग से, डीएनए फिंगरप्रिंट से हम ट्विन्स में भी डिफरेंस बता सकते हैं। तो डीएनए का बहुत अच्छी तरह से आपको पता है, डीएनए का यूज, ठीक है ना। और तो डीएनए के बारे में एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। और डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पहले तो आना चाहिए कि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनमें सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंस कुछ ऑरली मैं बोल रहा हूँ, वो आप सुन लो पहले तो, कि डीएनए जो होता है आपको पता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती 2 नंबर पे, वो भी प्रूव करेंगे इस बात को। और इसमें होती है राइबोस शुगर। ये होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स होता है इसका स्ट्रक्चर, और ये होता है सिंगल एक, ठीक है। और इसमें जो है बेटा नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो इसमें होता है आपके थाइमिन, और इसमें होता है यूरेसिल। तो ये अभी अपन डिफरेंस ले देते हैं। तो एलिमेंट्री मैंने थोड़ा सा दिमाग में आपको बिठाने के लिए 2-3 डिफरेंस बता दिए हैं, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और इसका सिंगल स्ट्रक्चर। इसमें शुगर कौन सी, डीऑक्सीराइबोस, इसमें कौन सी, राइबोस। तो ये अपन उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, डिफरेंस एग्जाम में आते हैं। हाँ बेटा, तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस देख लेते हैं। डीएनए आरएनए में सीधा क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए टेबल से हमेशा कर लेना चाहिए। 4 डिफरेंस बता रहा हूँ, कम से कम 2 हमेशा आने चाहिए। अब डीएनए का नाम डीएनए इसलिए पड़ा है कि पहला डिफरेंस है ये कि इसमें शुगर जो होती है वो पेंटोस शुगर होती है, 5 कार्बन वाली होती है, और उसका नाम है 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर। और इसमें जो शुगर होती है वो होती है डी-राइबोस, ठीक है ना। तो राइबोस शुगर होती है और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। फर्स्ट डिफरेंस है बेटा। दूसरा डिफरेंस है डीएनए हैज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है दोनों का ही, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर होता है वो। इसमें होता है डबल और उसमें सिंगल। वॉटसन और क्रिक मॉडल भी आपके कोर्स में भी डायग्राम बनाएंगे उसका। उसके बाद नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इनमें 4 बेस होते हैं वैसे। उसमें से पिरिमिडिन्स जो होते हैं ना वो 2 होते हैं। सी का मतलब है साइटोसिन, याद रखना है, और टी का मतलब थाइमिन। और इसमें मैंने अंडरलाइन किया, देखो इसमें तो थाइमिन है और इसमें यूरेसिल है। तो आपसे पूछेंगे क्या डिफरेंस है, तो अपन को कहना है थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल होता है। इसमें यूरेसिल होता है बेटा आरएनए में। और लास्ट है कि यूं तो 1-2 डिफरेंस और है, लेकिन आपको जो इजीली याद हो जाए, लर्न हो जाए, वही बता रहा हूं। ये है 1 टाइप का ही डीएनए होता है दुनिया में, और आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंस की टेबल आपकी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपसे मेन क्वेश्चन है बच्चों, दीज आर द पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स होते हैं, तो डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं वो आना चाहिए। तो डीएनए और आरएनए बने होते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड्स के। जैसे प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। उसी तरह से डीएनए जो आरएनए जो बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बनते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, उसकी पढ़ाई करेंगे। तो हाँ बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो भी पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है। तो वो किसके पॉलीमर है, उसका छोटा टुकड़ा क्या है बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। तो दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक न्यूक्लियोसाइड भी होता है, वो न्यूक्लियोटाइड से छोटा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड आर दोज कंपाउंड्स या दोज ग्रुप ऑफ कंपाउंड इन विच 3 यूनिट्स कंटेनिंग 3 यूनिट्स। कौन कौन से,
न्यूक्लियोटाइड में 3 यूनिट्स होती है बेटा, तो मैंने ट्रिक दे दी इसको, बीएसपी से याद कर लो। बीएसपी थोड़ा फेमस वर्ड है, बहुजन समाज पार्टी वाला हो, तो बी का मतलब यहाँ अपने बेस है, तो पहला हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसमें, पिरिमिडीन में और प्यूरिन्स में। पिरिमिडीन आपसे पूछेंगे कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं टोटल, तो दुनिया में नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं टोटल, 5 में से 3 कौन से होते हैं, पिरिमिडीन्स, और 2 कौन से होते हैं, प्यूरिन्स। तो पिरिमिडीन को याद करने का तरीका, कट का मतलब हो गया साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, और प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। इनके अभी स्ट्रक्चर्स और पूरे नाम अपन लिखेंगे। दूसरे होते हैं बेटा शुगर, 5 कार्बन की शुगर होती है, उसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है, और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, H3PO4, ये होता है फॉर्मूला। तो इन 3 चीजों से मिलकर तो क्या बनता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है न्यूक्लियोसाइड क्या है, साइड बेचारा थोड़ा साइड में रहता है, तो 3 चीजें कौन सी, BSP को मिलाओगे तो उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और उसमें से फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए, यानी B और S, नाइट्रोजन बेस और शुगर 2 ही चीजें मिलकर बनती है, तो उसको दुनिया में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। एक तो था टाइड, TID है ना, और इसमें SID साइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट को अलग करना है, फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बच्चों, और वो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, फॉस्फेट हटा दो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, फॉस्फेट को साइड में, तो न्यूक्लियोसाइड है ना, कोई टेंशन नहीं है। ये 3 चीजें हैं। अब इनके बारे में प्यूरिन्स के और थोड़े से स्ट्रक्चर बता देते हैं। हाँ बेटा, नाइट्रोजनस बेस मैंने बताया थे टोटल 5 होते हैं, उसमें से 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से होते हैं, पिरिमिडीन, उसकी ट्रिक क्या दी थी याद करने की, कट मतलब फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, और प्यूरिन की क्या कहती है, एडेनिन और ग्वानिन। अब पिरिमिडीन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें पिरिमिडीन न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो है बेटा पिरिमिडीन न्यूक्लियस होता है। और प्यूरिन न्यूक्लियस कैसा होता है, उसमें एक तो 6 मेंबर रहेंगे और एक 5 मेंबर रहेंगे, देखो गिनो 1 2 3 4 5, ये एंड वाले ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा। हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें कार्बन के अलावा चेन के अंदर नाइट्रोजन आगे, देखो ये नाइट्रोजन है यहाँ पर, इस तरह का न्यूक्लियस पिरिमिडीन का है, इसलिए नाम पड़ा पिरिमिडीन्स। और ये न्यूक्लियस प्यूरिन का है, तो उनके स्ट्रक्चर होंगे वो इस टाइप के होंगे। अब इसमें 3, इसमें तो आपके 2 हैं और इसमें 3 हैं, तो पता चल जाएगा। अभी नीट में IIT का क्वेश्चन आया हुआ है कि विच इज नॉट पिरिमिडीन, ऑप्शन क्या थे, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन और ग्वानिन, तो उसमें से ग्वानिन दे दिया था। इसका मतलब उनको 5 में से क्लासिफाई करना आना चाहिए कि भाई ये डिफरेंट है, ये अलग है, इसमें इस तरह का न्यूक्लियस होता है, इसमें इस तरह का। तो इन सब के आपको नाम आ गए हैं, इनके नाम पूरे डिटेल में स्पेलिंग वगैरह आप आराम से लिख देंगे, नाम बता दिए मैंने, बोल दिए 3-4 बार, तो आप इनके फुल फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद आती है शुगर, वो होती है पेंटोज। हाँ बेटा, तो DNA RNA में पहले तो पढ़ने क्या पढ़े, नाइट्रोजनस बेस, वो 2 टाइप्स के, टोटल 5 थे और 2 टाइप्स के थे। अब सेकंड क्या आता है, शुगर। शुगर में कौन सी शुगर होती है पूछता है, तो पेंटोज शुगर। पेंटोज में भी आप देखते हैं नाम क्या है, तो पेंटोज जो DNA होता है ना बेटा, DNA का नाम DNA इसलिए पड़ा कि उसमें 2 नंबर पर, देखो सबकी नजर इधर होनी चाहिए, कोई बच्चा 2 नंबर कार्बन पे नजर डाल रहा है क्या, और वो क्या सोचेगा कि गलत छप गया, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, अरे H ही है दोनों जगह। 2-डीऑक्सीराइबोज का मतलब है 2 नंबर पर ऑक्सीजन गायब है। देखो ये बीटा डी का मतलब है अल्फा बीटा, आपको बताया था OH ऊपर होता है तो क्या होता है बीटा, ये तो उसका है। ये डी क्या दिखाता है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता है, इससे भी अपने कोई मतलब नहीं है। अपने तो आप 2 नंबर पर 2-डीऑक्सी कर दो, 2 और डी का मतलब क्या है, बाहर निकली हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गायब हो जाती है। ये शुगर कहां मिलती है पूछेंगे आपसे, तो किस में बता के आओगे, DNA में। और RNA में एक डायग्राम से 2 फायदे कर रहा हूं आपके, ये कि ये शुगर है सिर्फ 2 नंबर पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम है, तो सेम इस डायग्राम एक याद करके जाना, एग्जाम में दूसरा वाला बना के आ जाना। क्या करूंगा बोलो, OH H, यस। सेकेंड नंबर पे देखो बेटा H और OH आ जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कहां चेंज कहां है, बस यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहां OH, बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ H
OH और लास्ट में वैसा का वैसा ही है CH2OH और H। तो आपसे पूछेंगे कौन सी शुगर है, तो आप कहोगे ये राइबोज शुगर है, जो कहाँ मिलती है, RNA में, नहीं ये DNA में मिलती है। नाम भी डीऑक्सीराइबोज, देख लीजिए आप 2 नंबर पे ऑक्सीजन गायब है और इसमें राइबोज शुगर में 2 नंबर पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाँ बेटा, तीसरा जो कंपोनेंट था वो फॉस्फेट था, तो फॉस्फेट प्रेजेंट एज ए फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट जो होता है बेटा, इट इज प्रेजेंट इन फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला नोट कर ले, काम का फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला H3PO4। आगे पी ब्लॉक में इनके स्ट्रक्चर्स भी आएंगे तो पढ़ेंगे। H3PO4 है और ये कैसा स्ट्रक्चर, देखो ये ऑक्सोसाइड, इसमें 3 OH होता है इधर, इस तरह का होता है फॉस्फोरिक एसिड। अब मुझे बताओ एसिड क्या होता है बेटा, एसिड वो होता है दुनिया में जो H+ लूज कर दे, तो H+ देने की ताकत है इसमें, ध्यान देना। इधर देखो, ये लिखने के बाद यहाँ से H+ लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, 10 10 10 का क्या मतलब, ओपन वैलेंसी, इधर से जुड़ गया तो ये H+ देकर के जुड़ सकते हैं। इस तरह से कंबाइन होंगे, नीचे वाला एक ऐसे इसमें पड़ा रहेगा, ध्यान रखना। इधर इधर से ये आपके शुगर से ऐड होते हैं बेटा, और बायो वाला स्टूडेंट जानते हैं, एक तो 5 एंड से होता है, एक 3 एंड से ये जुड़ता है। तो इसके जुड़ने के तरीके हम इतने मैथ्स वालों को उतना डीप में ले जाते नहीं है, बाकी इजी वे में इसको आप देख सकते हैं कि ये फॉस्फोरिक एसिड इस तरह से होता है। अब तीनों यूनिट बन चुकी है, अब एक अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा। तो वो क्या है, आप बना सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर, प्राइमरी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको बनाना चाहे तो आप बना सकते हो आप इजीली। कैसे बनेगा, ध्यान देना इधर। ये क्या है पप्पू, 5 मेंबर क्यों बनाई, पेंटोज है इसलिए 5 मेंबर बनाई है। यहाँ क्या ले लोगे, बी फॉर बेस, एस फॉर शुगर, और यहाँ क्या आ जाएगा फॉस्फेट। 3 यूनिट से आपके सामने जो ये पड़ा है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, क्या है। और ध्यान देना इधर आ जाएगी ओपन वैलेंसी 10 10 10 10 10। अब उसके बाद पॉलीमर किसको बोलते हैं, यही यूनिट रिपीट करते जाओ बच्चों, BSP 10, वापस बोलो शुगर या बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट। इस तरह से आपके यूनिट्स कंबाइन होती जाती है बहुत सारी, और उसको दुनिया में क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत सारे को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वही DNA RNA बनाती है। DNA का जो स्ट्रैंड बनता है, जो धागा बनता है, वो इसी का बनता है। तो ये हो गया P। इस तरह से ऊपर छोड़ दोगे और इसको ब्रैकेट में N लगा दो, N का मतलब क्या होता है, पॉलीमर। तो BSP यूनिट रिपीट होती है और एक स्ट्रैंड बनता है, एक धागा बनता है, और वो होता है आपके न्यूक्लिक एसिड बनता है। क्या बनता है, और इसी से वो DNA RNA के जो बनते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है। तो DNA का भी स्ट्रक्चर अपने नेक्स्ट है तो वो भी देखेंगे। तो ये है आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, बेस शुगर और फॉस्फेट, ये आपको आना चाहिए था। ये DNA RNA का एक स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है सबसे। हाँ बेटा, अब सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े, तो पूरे चैप्टर में मैंने कहा था 3 लिंकेज ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिंकेज कौन सा आया था, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड बना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रोटीन्स में कौन सा लिंकेज आया था, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। और फर्स्ट टाइम आ रहा है तीसरा लिंकेज, जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड मैंने अभी जोड़ के तो दिखा दिया आपको, लेकिन उस बॉन्ड का नाम क्या है जिसमें 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है, बहुत ज्यादा कंपटीशन आया नीट वगैरह में, नाम इसका फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। 2 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हो गए, देखो ये ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ये एक तरह से एस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है ना। ये देखो बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर और फॉस्फेट, और एक तरफ इसका 5 एंड होता है और एक 3 एंड, 3 ये 3 नंबर कार्बन है। आपको तो कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 और 5 नंबर है, ये 5 एंड है, ये 3 एंड। तो एक तरफ 3 एंड पे खत्म होता है और एक तरफ 5 एंड पे खत्म होता है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। BSP, और ये देखो 2 शुगर और इनके बीच में कौन आ गया, फॉस्फेट, BSP, ठीक है ना, BSP। इस तरह से जुड़ते जाएंगे, लाइन बन जाएगी वो BSP वाला जो सीक्वेंस है। लेकिन ये जो कनेक्शन हुआ है, इस कनेक्शन का नाम, ये वाला कनेक्शन जिसमें आपस में जुड़े, उसका नाम याद रखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। इट इज द इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके कि इसमें कौन सा लिंकेज होता है। तो 3 लिंकेज इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में छाए हुए रहते हैं।
मतलब एग्जाम में क्या आएगा कि 3 लिंकेज तो में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, चाहे कंपटीशन हो। और बेटा लास्ट अब हम अपन इसमें क्या है, एक तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ना है और एक हार्मोन्स की स्टडी को अपन अभी नेक्स्ट अपन कर। हाँ बेटा, डबल जो है स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो या न्यूक्लिक एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अपन ने पढ़ा था, क्या था वो, जिसमें देखो इधर वापस एक बार बता देता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो ये तो था बेस, ठीक है बेटा, बेस के साथ क्या जुड़ी थी, सुगर, सुगर कैसे बनाई थी याद करो, पेंटोज, तो इसमें क्या करो बेटा 5 कॉर्नर से लगाना है ना, ये इससे जोड़ दो आप, और उसके बाद में फॉस्फेट लिया था अपन ने। आप ये बताओ मुझे बीएसपी, 3 बीएसपी मिलके यानी बेस, सुगर और फॉस्फेट मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं बेटा। तो दूसरा इसके साथ वापस यदि कोई आपके आ गया, पेंटोज सुगर आ गई, बेस आ गया और फॉस्फेट आ गया, तो ये जो बनता है जिसमें रिपीट होता है बीएसपी बीएसपी बीएसपी, ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, लेकिन इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर्ड किया था 1953 में, किसने, वॉटसन एंड क्रिक। ये बहुत क्वेश्चन आता है इसका, ये पूछ लेते हैं, डेट भी पूछ लेते हैं, हिस्ट्री भी आनी चाहिए बेटा। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, 2 धागे ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, वो आपको आनी चाहिए। सर ये तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, तो आप डबल ये 2 पैन लेकर के एक तो इस तरह से बनाते हैं, इस पर धागा, इसमें देखो एक 3 एंड से चालू होता है तो 5 एंड फिर खत्म होना चाहिए, 3 एंड से स्टार्ट होने वाला 5 एंड पे खत्म होना चाहिए। वो लिंकिंग कैसे जुड़ते हैं जो आपको अभी डायग्राम में बनाया था, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसको देखना बेटा, ए डबल बॉन्ड टी, यानी एडेनिन जो है थाइमिन से डबल बॉन्ड बनाता है, वो आपसे बोर्ड पीएमटी का नीट का क्वेश्चन है, ये जो बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, याद रखना। इस बॉन्ड का नेचर बहुत पूछा हुआ है एग्जाम में, और वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनकी बॉन्ड की जोड़ियां आनी चाहिए, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बना के जुड़ता है। ये जोड़ी एक तो फिक्स है बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड का नेचर कौन सा है ये याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, अब इसके एक तो डायमीटर याद रखना, वॉटसन क्रिक मॉडल में इसका जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम है, ये नोट कीजिए, ठीक है ना, डायमीटर नोट कर लिया। और इसको थोड़ा सजा दीजिए, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड ए, ठीक है ना, या सी ट्रिपल बॉन्ड ए नहीं हो सकता तो सी ट्रिपल बॉन्ड जी हो जाएगा। मतलब ये जोड़ी इसके साथ ये जोड़ देना, इसके साथ ये जोड़ देना, 0 मार्क्स आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। और टी डबल बॉन्ड ए, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है ना, और ये हो गया टी डबल बॉन्ड ए, इसको सजा दीजिए ये वाली जोड़ियों से, ए डबल बॉन्ड टी, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब एक सबसे बड़े थे, एक जो फोल्ड होता है, एक फोल्ड जो होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्वेश्चन आया है कि एक फोल्ड जब होता है इसका तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको एक याद रखना है। और बेटा ये डिस्टेंस, एक फोल्ड की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है 34। तो होशियार टावर बताओ एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की कितनी होगी, पूरे फोल्ड की 34 एंगस्ट्रॉम है, ये वाली ये वाली ये वाली, तो उसमें 10 है, 10, ठीक है ना, तो कितनी हो जाएगी 3.4। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 34, क्यों, क्योंकि 10 न्यूक्लियोटाइड की 34 है, तो एक की कितनी हुई 10 से डिवाइड कर दो। तो आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, दिमाग की बत्ती चालू रखना, एक तो इसका डायमीटर कितना है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी, एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड बना के जुड़ता है, और इस बॉन्ड का नेचर हमें पता होना चाहिए। तो ये जो वॉटसन और क्रिक मॉडल है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। एक तो 2 धागे बनाने हैं, ओके, और जो कंबाइन होता है न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बॉन्ड बनता है, ये एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और एक फोल्ड में न्यूक्लियोटाइड्स 10 होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका डायमीटर कितना होता है ये भी होता है। और इसके लिए 1962 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, आज स्टार पॉइंट लगा के लिख दें, 1962 में नोबेल प्राइज मिला था वॉटसन और क्रिक को। मॉडल कब दिया था ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953 में, और 1962 में नोबेल प्राइज मिला था इस स्ट्रक्चर पर, तो कोई बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद ही डीएनए फिंगरप्रिंट्स, डीएनए जो कटिंग होती है, डीएनए एक का डीएनए काट के दूसरे का में सब्स्टिट्यूट करना, ये सारी चीजें इसके बाद ही डिस्कवर हुई बेटा। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी दुनिया में बायो के फील्ड में, तो इसकी स्टडी अपन को बहुत जरूरी है, बेसिक स्टडी आपने कर ली है।
तो केमिस्ट्री में इसका अपन को इतना ही ध्यान रखना है। अब आपको न्यूक्लिक एसिड का वर्क बताता हूं क्या है। हाँ बेटा, डीएनए के दो मेन फंक्शन है। न्यूक्लिक एसिड्स मानो, डीएनए तो पर्टिकुलर हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड के दो फंक्शन है बेटा, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। पहला था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के पास बहुत बड़ा पावर है, वो अपने जैसी नई फोटोकॉपी बना सकता है। इसीलिए अपन अपने पेरेंट्स के जो है इक्वल दिखते हैं या उनके जैसे कैरेक्टर सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, उसका रीजन क्या है कि डीएनए वापस नया डीएनए जो पेरेंट्स से जो फादर या मदर से जो डीएनए आता है उसी से फिर डॉटर जनरेशन जो तैयार होती है बेटा। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में क्या आता है, डीएनए के पास अपने जैसा एक वापस डीएनए बनाने का पावर होता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसकी फोटोकॉपी आ जाती है, ठीक है ना। और दूसरा वर्क है प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से प्यारे सा इसमें आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि ये चीजें क्या है, तो देख लीजिए आप। सबसे पहले रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में देखो इधर ये डीएनए चल रहा है। डीएनए अभी अपन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था। ए डबल बॉन्ड क्या था, टी, है ना। जी ट्रिपल बॉन्ड क्या था, सी, है ना। ए टी जी सी सी जी, ये एक डीएनए था। इससे वापस क्या होगा बेटा, ये डीएनए जाकर के आगे जो डबल हेलिक्स होती ना, ये वाली ये डबल हेलिक्स, ये आपके क्या होती है, ओपन होती है ऐसे, और ओपन होकर के एक स्टैंड बन जाता है, एक धागा बन जाता है। उसके ऊपर आपके न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस होती है। जैसे यहाँ पर एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो ये जो कोडवर्ड हो जाता है, इसका एंटी कोड बनता है। जैसे ए किससे जुड़ता है कि टी से, टी किससे जुड़ता है कि ए से, जी सी से, ठीक है ना, सी जी से। तो इस तरह से वापस एक नया डीएनए बन जाता है। तो ये जो डीएनए बना है, इससे वापस ये जो बन गए, ये दोनों डॉटर डीएनए बेटा। तो ये तो हो गया पेरेंट का, ध्यान दो, ये तो है पेरेंट का डीएनए। उससे वापस दो टाबर की तरह दो ब्रांचेज निकाली मैंने, ये डॉटर डीएनए दोनों। ये देखो, ये इसका एंटीकोड बनता है। यहाँ मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन यहाँ है, तो उसका जस्ट एंटीकोड यहाँ डेवलप हो जाता है। इसी तरह से जो यहाँ है नाइट्रोजन का जो सीक्वेंस है वो यहाँ डेवलप हो जाता है। इस तरह से ये जो दो बने हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए, तो डीएनए द्वारा अपने जैसे वापस डीएनए बना सकता है वो दो डीएनए, उनको डॉटर डीएनए कहते हैं। ये मेन डीएनए पेरेंट, ये दो बच्चे, है ना। तो ये वापस उसकी जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहलाता है। डीएनए वापस डीएनए बना सकता है। और प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत छोटा सा एक लीनियर डायग्राम बना दिया, उससे प्रोटीन सिंथेसिस पूरा पढ़ सकते हो आप। क्या होता है, देखिए ये है भाई साहब डीएनए। डीएनए वापस डीएनए पैदा करता है, उसको क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। देखो डीएनए से वापस डीएनए लिखा है, इसका मतलब डीएनए नया डीएनए बनाता है, डॉटर डीएनए। ये हो गया रेप्लिकेशन। उसके बाद दो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जैसा लिखोगे, जैसा मैसेज अपन को अपने पेरेंट्स से मिलेगा, वैसा ही प्रोटीन बनेगा, सीधी बात है। तो डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। वो प्रोसेस जिसमें एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है, मैसेज टाइप होता है। मैसेज क्या, समझ जाओ, ये रहा मैसेज, एडेनिन, ये जो सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, ये एक मैसेज है। और वही मैसेज नेक्स्ट जो है जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये डीएनए वन रेप्लिकेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन से तो एमआरएनए बनाता है, और उसका ट्रांसलेशन, भाई जो मैसेज हमको मिला है या पेरेंट्स से जो मैसेज मिला है वैसा ही अपने में वो ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसलेशन उसको बोलते हैं। और ट्रांसलेशन से क्या बनती है बेटा, प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों, डीएनए से कौन कौन से दो प्रोसेस से प्रोटीन बनती है, तो पहला प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, इट फॉर्म मैसेंजर आरएनए। और उसके बाद ट्रांसलेशन, उससे प्रोटीन बनता है। ये होता है एक छोटा सा लीनियर डायग्राम, इतना छोटा भी नहीं है। इसको बायो वाले स्टूडेंट अपने डिटेल स्टडी कर लेंगे, और बायो में इसका टॉपिक है। लेकिन साइंस ये जनरल, यदि आपको केमिस्ट्री के हिसाब से बताना है तो केवल एलिमेंट्री आइडिया मैंने इसका दिया है आपको, इसको पढ़े। हाँ बेटा, अब इसमें आपके जो हॉर्मोन्स थे, हार्मोन की स्टडी अब नहीं जुड़ी है, और उसमें हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस का क्वेश्चन ही परफेक्ट क्वेश्चन है। और बच्चों को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बोथ आर द सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी, दोनों सिक्रेशंस ही हैं, लेकिन सिक्रेशंस में पता नहीं है कि भाई चीजें क्या है। तो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डक्टाइल ग्लैंड्स। डक्टाइल ग्लैंड्स होती है, अपने सबसे बड़ी लीवर है, वही आपके पेनक्रियास है, इन सब ग्लैंड से डाइजेस्टिव जो एंजाइम, खूब सारे एंजाइम निकलते हैं, और दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट। एक्चुअली ये
कैटलिस्ट होते हैं बेटा, और ये मैसेंजर है जो मैसेज ले जाता है बॉडी में एक दूसरे, ठीक है ना। हाँ, हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन जानते हैं क्या आप लोग, ठीक है ना, वो ग्लैंड्स जिसमें डक्ट नहीं होती है, ठीक है ना, सीधी अपने बिना जो है डक्ट से आगे सिक्रेशंस मिलते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। पूरी स्टडी पूरे हार्मोन्स याद होनी चाहिए, जैसे पूरी बॉडी से स्टार्टअप अपन दें तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है अपने यहाँ पे, फिर पहले हाइपोथैलेमस होता है, फिर पिट्यूटरी, फिर गले में कौन सी होती है बेटा, थायराइड वाली, थायराइड ग्लैंड, फिर पेनक्रियास, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सारी कौन सी है, नॉन डक्टाइल, इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। और डक्टाइल में आपकी लीवर आती है सबसे बड़ी, पेनक्रियास वगैरह, तो इनसे एंजाइम निकलते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग, इसको इंटरेस्ट लेके और पूरा डिफरेंस बनाए, क्योंकि कंपटीशन में भी ये चीज आती है। उसके बाद दे आर द कंप्लीटली फॉर्म बाय प्रोटीन्स। जनरली एंजाइम्स मेड अप बाय प्रोटीन के टुकड़े होते हैं, प्रोटीन से बने। हार्मोन में कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोटीन से बने। दुनिया का एक ऐसा हार्मोन बताओ, आया हुआ है क्वेश्चन, जो कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन हार्मोन से, वो इंसुलिन है। इंसुलिन बहुत काम आता है डायबिटीज के इंजेक्शन, जिसको डायबिटीज हो जाती है बेटा उसमें इंजेक्शन लगते हैं। तो कंपोज वो जरूर पूरा प्रोटीन से बना हुआ, लेकिन बाकी इसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड्स होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं, इनके मिलाकर के आपके हार्मोन्स बनता है बच्चों। उसके बाद में आता है दे आर बायोकैटलिस्ट। इनका काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट्स को बढ़ाते हैं। एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। कैटलिस्ट का क्या नाम बेटा, ठीक है ना। और ये केमिकल मैसेंजर है बच्चों, ट्रिगर्स द फंक्शन इन द बॉडी, बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने का काम हार्मोन्स करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस बताया है, ये तो कभी भी पूछे ना बेटा तो आना चाहिए अपन को, नहीं आता तो अपने बेसिक्स कमजोर माने जाएंगे। इसको पढ़ें और इस तरह से ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। अब बायोमोलिक्यूल की स्टडी आप अपने हिसाब से भी और स्टडी करें।